हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है शिंग चंग और इस टाइम पर वो इटली में है। यहाँ पर उसे एक टास्क मिलता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी के फंसे हुए पैसे वापस दिला देगा तो वो उसे 10% देंगे। लेकिन उसका कहना था कि नहीं, पैसे तो मैं दिला दूंगा लेकिन उसके बदले आप मुझे एक लड़की को तलाश करने में हेल्प करेंगे। अब उसके बाद शिंग चंग उन्हीं लुटेरों के पास पहुंच जाता है और उसके बाद उनके फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन हासिल करके अपने एक हैकर फ्रेंड के थ्रू उनके अकाउंट्स तक एक्सेस हासिल कर लेता है। और उसके बाद उसने उनका सारा पैसा उड़ा लिया था। वो तो बस उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। जाते हुए उसे रोकने की भी कोशिश करते लेकिन नाकाम रहे थे। शिंग चंग को पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कहता है मुझे किक बैक नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ वो लड़की। और इतने में उसका साथी उसे बताने लगता है कि चाइना से एक न्यूज आई है, मिस्टर जुआंग बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और अब कंपनी के लिए नया सीईओ तलाश किया जा रहा है। और इसी टाइम पर उन्होंने कुछ लोगों को एक फोटो रिलीज की है और वो मैडम को तलाश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर वो शिनियान का नाम ले रहे थे और उसकी फोटो भी साथ में थी और एड्रेस का भी अंदाजा हो चुका था। ये देखते ही शिंग चंग सोचने लगता है कि मेरा काम तो आसान हो गया। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम मानिंग है और इसकी शक्ल बिल्कुल शिनियान जैसी दिखती है। वो एक आर्ट्स की स्टूडेंट है और ट्विन फ्लावर्स की पेंटिंग बना रही होती है कि यहाँ पर उसकी फ्रेंड नाना उसके पास आती है और कहती है कि क्या इसके पीछे की कहानी तुम्हें मालूम है। ये ट्विन फ्लावर्स होते हैं जो कि इकट्ठे ही ब्लूम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो टर्न अराउंड होते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं तो उनमें से एक मुरझा जाता है। और जिस तरह से इंसानों के साथ भी होता है, हम शक्ल होते हैं और उन्हें कहते हैं ट्विन फेट वाले। अगर वो एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनमें से एक मुरझा कर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारा कभी आमना सामना ऐसे के साथ होगा तो फिर तुम क्या करोगी। लेकिन मानिंग उसे चुप करा देती है और इतने में मानिंग के बाजू से एक लड़की गुजर रही थी जो कि शिनियान थी। शिनियान की जान को खतरा था, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर और जगह बदल बदल कर रहा करती थी और अब वो इस यूनिवर्सिटी में एनरोल हो चुकी थी। यहाँ पर कोई उसका पीछा भी कर रहा होता है और इसे एक पुराना एक्सीडेंट भी याद आता है जिसके बाद कोई इसे आज मिलने के लिए आया हुआ था। जबकि मानिंग जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचती है तो पता चलता है कि मू फैन नामी एक लड़का उसे वहां पर तलाश कर रहा है। वो उसे शिनियान कहकर बुला रहा था और उसे उसकी फोटो भी दिखाता है। कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें पिक करने को बुलाया, चलो वापस चाइना चले। लेकिन उसका कहना था कि मैं शिनियान नहीं हूँ और मेरे कोई ग्रैंडपा नहीं, मैं तो एक मामूली से ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ। लेकिन जैसे उसने शिनियान की फोटो देखी थी वो हैरान हो गई थी। वो बिल्कुल उस जैसी दिखती थी। वो तो ये बात सुनते ही घबरा जाती है और अंदर को जाती है। और यहाँ पर उन दोनों गर्ल्स का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। ट्विन फ्लावर्स ने एक दूसरे को देख लिया था, उनमें से एक को मुरझाना ही था। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है, मानिंग को कोई किडनैप करके अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था और ये बात शिनियान को भी पता चल जाती है। शिंग चंग उस टाइम पर शिनियान को मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन वो कहती है कि मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे किसी की जान बचानी है। और उसके बाद वो उसी गाड़ी का पीछा करती है जिसमें मानिंग को किडनैप करके ले जाया जा रहा था। और फिर उसके बाद वो किसी न किसी तरह से मानिंग को उस गाड़ी में से निकाल कर अपने साथ बिठाने में कामयाब हो ही जाती है। और फिर कहती है कि वो मेरे दुश्मन थे, उन्होंने समझा था कि मैं हूँ और इसीलिए तुम्हें किडनैप कर लिया, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज बनता था। लेकिन अभी मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। इतने में सामने से एक ट्रक भी आ रहा था जो शायद उनको खत्म करने के लिए हायर किया गया था। यहाँ पर शिनियान मानिंग की सुरक्षा करती है और जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उन दोनों की हालत काफी क्रिटिकल थी। थोड़ी देर बाद शिंग चंग को खबर मिलती है कि जो लड़की ड्राइविंग सीट पर थी यानी कि शिनियान, वो तो इस दुनिया से जा चुकी है, जबकि दूसरी लड़की उसकी आंखें डैमेज हो गई हैं। शिंग चंग को तब तक नहीं पता था कि ये दोनों एक जैसी दिखती हैं। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है तो हैरान रह जाता है। फर्क करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी शिनियान है। और फिर उसके बाद वो ऑर्डर करता है और शिनियान की आइस मानिंग के अंदर ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो उसे शिनियान के नाम से ही बुला रहा था। वो बहुत कहती है कि मैं मानिंग हूँ और वो मेरे जैसी दिखती थी। लेकिन शिंग चंग उससे कहता है कि अब से तुम मानिंग नहीं हो, तुम शिनियान हो, क्योंकि शिनियान ने अपनी जिंदगी तुम्हें दे दी है। न सिर्फ तुम्हें बचाया बल्कि तुम्हें देखने को आंखें भी दी हैं, इसलिए अब तुम उसी के नाम से जियोगी, उसी के ही सारे काम करोगी। ये सुनते ही मानिंग घबरा जाती है और वो तो छत से कूदने की भी कोशिश करती है। लेकिन शिंग चंग उससे कहता है किसी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम खुद की जान लेने की कोशिश कर रही हो, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये जान भी इस वक्त शिनियान की है और मैं से तुम्हें मरे नहीं दे सकता, क्योंकि अब तुमने शिनियान की जगह जीना है। अब मानिंग बच जाती है और उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचती है तो उसके पास यहाँ से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो शिंग चंग से हाथ मिला ले। अब शिंग चंग उसे अपने साथ चाइना वापस लेकर आता है
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे शिनयान की सारी जिंदगी के बारे में बताता है। उसकी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, उसके इर्द गिर्द कौन कौन थे, वो कहाँ जाती थी, कहाँ रहती थी, उसे कितनी लैंग्वेजेस आती थी, हर चीज़ को उसने डिटेल से याद करना था। वो उसे बोल देता है कि सिर्फ एक गलती और तुम जान से जाओगी, इसलिए गलती और दूसरे चांस की कोई वैल्यू नहीं है। उधर हमें LH स्टार कंपनी में दिखाते हैं। वहाँ पर मिस्टर जुआंग का एक नवासा था जिसका नाम जिया गाई था, जो कि कजन था शिनयान का। इस वक्त वो कंपनी टेक ओवर करना चाहता था, लेकिन वो लाइफ में इंतहाई नॉन सीरियस था। अगर उसके हाथ में कंपनी आई तो तबाही होगी, पर उसे लगता था कि मेरे अलावा कोई हायर नहीं बचा। वो बहुत कॉन्फिडेंटली सारों को धमका रहा था कि मुझे अपना CEO मान लो। लेकिन इतने में शिंग चंग अपने साथ शिनयान की एंट्री कराता है और सारी दुनिया को बताता है कि यही है जो इस वक्त इस कंपनी की सबसे बड़ी हायर है, क्योंकि इसकी माँ ने ही ये कंपनी एस्टैब्लिश की थी और उसके 40% शेयर उसकी इकलौती बेटी के पास नहीं तो और किसके पास जाएंगे। जिया गाई उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ से वापस आ गई, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। लेकिन इस वक्त उसकी बैक पर शिंग चंग खड़ा था जो उसे सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए मानिंग बिल्कुल भी नहीं डरी थी और उसने सबके सामने कॉन्फिडेंटली शिनयान का रोल प्ले किया था। लेकिन बाहर आकर वो इतना डर जाती है कि लड़खड़ाने लगती है, लेकिन शिंग चंग उसे संभाल लेता है। अब वो उसे उसके घर में एंट्री कराता है। ये जुआंग का घर था और वो जहाँ भी जाता था शिंग चंग खुद को उसका फियांसी कहकर इंट्रोड्यूस कराता था। लेकिन मानिंग को अंदाजा नहीं था कि पता नहीं ये सच बोल भी रहा है कि नहीं और ये सब क्या चक्कर है। इसी सब में वो परेशान थी। अपने नाना जी से भी मिलती है, अपनी मौसी से भी मिलती है, लेकिन उसके बाद अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये कैसी दलदल है। पर इतने में उसे शिनयान का इतना लग्जरी रूम दिखाई देता है, उसके ब्रांडेड कॉस्ट्यूम्स, बैग्स, शूज, हर चीज वहाँ पर थी। तो वो सोचने लगती है कि लाइफ इतनी भी खराब नहीं है। और यही सारा कुछ देखते हुए और सोचते हुए उसे शिंग चंग देख लेता है, जिसे देखकर वो डर कर कांपने लगी थी। पर वो बोलता है कि ये सारा कुछ तुम्हारा है, क्योंकि इस वक्त तुम ही शिनयान हो। उधर मुफैन को पता चलता है कि शिनयान वापस आ गई है, तो वो उसके घर आता है। जैसे ही वो सामने खड़ी हुई मानिंग को देखता है तो उसे मानिंग के नाम से बुलाने लगता है और वो एकदम चौंक गई थी अपना असली नाम सुनकर। लेकिन उसके बाद वो अपनी एक्टिंग जारी रखती है। मुफैन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं मानिंग नहीं हूँ, मैं शिनयान हूँ, भूल गए हो, हम बचपन के फ्रेंड्स थे। पर वो कहने लगता है कि मेरे पास उसका फोन नंबर भी है और मैं तुम्हें अभी कॉल मिलाता हूँ। और इतने में शिंग चंग उसका फोन लेते हुए वहां पर आ जाता है और बताता है कि मैं इसका फियांसे हूँ और अब ये वाला फोन और ये नंबर ये यूज नहीं करती। पर देखकर लग रहा था कि मुफैन को उस पर से शक हटा नहीं है। अब शिंग चंग उसे अंदर लेकर जाता है और उसे डांटता है कि तुम मानिंग नाम पर चौंकी क्यों थी, ये दूसरे चांस का सवाल पैदा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें आकर ना बचाता तो क्या तुम फंस जाती, ये हो नहीं सकता। वो उसे बहुत सख्ती से पेश आता था और यहाँ पर मानिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लगती है कि पता नहीं तुम उसके फियांसी हो भी कि नहीं, या फिर मुझसे शादी करके मुझे शिनयान बनाकर इस सारी दौलत पर कब्जा करना चाहते हो। और बस इसी बात पर वो उसे गले से पकड़ लेता है और दीवार से लगा देता है। तो अब शिंग चंग एकदम उसके क्लोज आता है और उसके कान के पास आकर बोलता है कि इन सब चीज़ों पर गौर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, जो रोल प्ले करने को कहा गया है सिर्फ वही करो। और अगर मुझे ये कंपनी ही चाहिए होती तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, मैं वैसे भी एक्वायर कर सकता था, मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि नाना अब्रॉड से वापस आ गई है और नाना की मॉम और मानिंग के डैड ये दोनों एक दूसरे से जल्दी शादी करने वाले हैं। और उसके डैड काफी परेशान थे, कहते थे कि मेरी उससे अक्सर बात भी नहीं होती। और वो बताती है कि आजकल अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अब एक दफा मानिंग देखती है तो शिंग चंग अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा था। उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि अपने काम से काम रखो। अब उसे तो कोई भी भाव नहीं कराता था। और फिर उसके बाद वो सारी फैमिली के साथ मिलकर नाना जी को देख रही थी। पता चलता है कि आजकल उनकी तबीयत बहुत खराब है और शायद उन्हें किडनी डोनर की जरूरत पड़ जाए, इसलिए सारी फैमिली का टेस्ट लिया जाएगा और जिसका मैच हुआ उसकी किडनी नाना जी को डोनेट कर दी जाएगी। अब ये सुनते ही मानिंग तो बहुत परेशान हो जाती है। वो तो शिनयान है ही नहीं और यहीं पर उसका भांडा फूट जाएगा। वो बार बार शिंग चंग को कॉल करती है, लेकिन वो अपने कामों में बिजी था, उसका फोन ही नहीं उठाता। अब वो उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ देती है और इतने में जय का भी पहुंच जाता, जिसे तंग करने लगता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो बार बार शिंग चंग का सहारा लेती हो, उसके बगैर तो लगता है तुम बोल भी नहीं सकती। अब वो लोग सारे ही हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे और सबका टेस्ट हो रहा था। अब जब सारों का ही ब्लड टेस्ट हो रहा था तो वो बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं शिंग चंग मुझे इस हालत में छोड़ के भाग तो नहीं गया।
और यहाँ पर मेरा भांडा फूटने वाला है। डीएनए में तो सब पता चल जाएगा कि मैं इस घर की हूँ ही नहीं। उधर शिंग चंग को दिखाते हैं, वो अपने काम में बिजी था और इतने में उसे अचानक से पता चलता है कि मानिंग ने उसकी हेल्प लेने के लिए उसे कॉल करने की कोशिश की है और साथ ही साथ वो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू चेक कर लेता है कि वो सारे किस हॉस्पिटल में गए हैं। और वो हॉस्पिटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट और डीएनए टेस्ट के लिए ही फेमस था। उसे समझ आ जाती है कि इस वक्त मानिंग मुश्किल में है और मुझे बार बार बुला रही थी। अब वो उसका सैंपल तो कलेक्ट कर ही लेते हैं और इतने में शिंग चंग वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही मानिंग के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसका सारा डर खत्म हो गया था। उसे पता चल गया था कि किसी न किसी तरह से मुझे यहाँ से बचा के ले ही जाएगा। अब वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और यहाँ पर लिफ्ट में वो सीन आता है जो कि बहुत फेमस है। वो अपनी टाई खोलता है और कस के अपने बाजू पर बांध लेता है और अपना ही ब्लड सैंपल लेने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हारा सैंपल मैंने वहां से उठवा लिया है, उसमें अपना ब्लड ऐड करके इस सैंपल की गड़बड़ी इस हॉस्पिटल पर डाल दूंगा और उसके बाद कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकेगा, मैं हूं ना। और ये सारा कुछ करते हुए वो बहुत ही माचो दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद मानिंग बाहर बैठी थी और बहुत डरी हुई थी। वो उससे कहने लगती है कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, मैं शिनयान नहीं हूँ। बेशक मेरी शक्ल उससे मिलती है पर मैं कब तक उसका रोल प्ले करूंगी। वो आज बहुत डर गई थी और उससे कहती है कि मुझे मेरी जिंदगी में वापस लौटने दो। और वो आकर उससे कहने लगता है, शिनयान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम बीच रास्ते में सारा कुछ छोड़ कर जा रही हो। वो बोलने लगती है, क्या उसने मुझे आंखें दी, ये भी वापस ले लो। लेकिन वो कहने लगता है, आंखें तो क्या, अगर तुम मर भी जाओ तो क्या उसे वापस लौटा सकती हो। इस कंपनी से उसे बहुत प्यार था और इसे बचाना ही होगा। और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर मुड़ कर आता है। उसे उसका पासपोर्ट देता है और कहता है कि कल सुबह की फ्लाइट पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। अब उसे वहां से भेज के वो अपने आदमियों के पास आता है और उनसे कहता है कि हम प्लान बी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद वो ग्रैंडपा को उस हॉस्पिटल से गायब कराने के लिए एक मिशन पर लग जाते हैं। एक्चुअली उन्हें डर था कि ग्रैंडपा का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और उन्हें ये भी लगता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दुश्मन है और उनकी कंपनी पर कब्जा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंडपा जुआंग जल्दी होश में आए। जबकि उधर मानिंग वापस तो जाना चाहती थी, लेकिन इतने में उसे शिनयान का ख्याल आने लगता है। उसने उसे अपना ब्रोच भी दिया था और कहा था कि तुम्हें मैं बचा रही हूँ, मेरी कंपनी मेरी माँ ने बहुत प्यार से एस्टेब्लिश की थी, इसे तुमने बचाना है। और बस यही वो पॉइंट था कि उसका मन बदल जाता है। वो शिंग चंग को कॉल करती है पर फोन नहीं लग रहा था। उधर शिंग चंग उसे पता चलता है पार्किंग लॉट में जाकर, जब वो जय काई की बातें सुनता है। वो उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ बातें कर रहा था और कहने लगता है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी शिनयान अपने पैरों पर चलती हुई वापस कैसे आ गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और वहीं पर उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इतने में वो जैसे ही उनको पकड़ने वाला था, वहाँ पर मानिंग पहुंच जाती है अपनी गाड़ी लेकर, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अब ये वो पॉइंट था कि जब शिंग चंग को पहली दफा मानिंग ने प्रोटेक्ट किया था। वो आकर उससे कहता है कि तुम क्यों यहाँ पर आई, यहाँ पर खतरा था, तुम तो इस सबसे दूर जाने लगी थी। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मेरा मन नहीं माना। और तुम क्या करने लगे थे। वो कहने लगता है कि मुझे ये कंपनी एक्वायर करने का कोई शौक नहीं, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि अगर शिनयान यहाँ हासिल नहीं कर सकी तो किसी और को भी नहीं करने दूंगा। अब मानिंग उसे समझाती है कि शिनयान को ये कंपनी बहुत प्यारी थी, उसने मरते हुए भी मुझे इसकी बात की थी। क्या तुम ये सारा कुछ तबाह होते देख सकते हो। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी अगर ये कंपनी बर्बाद हो गई तो। और यही पर वो उससे कहती है कि मेरा फेस उस जैसा है और मैं तब तक तुम्हारी हेल्प करूंगी जब तक कर सकती हूँ। हम दोनों मिलकर उसकी कंपनी को बचाएंगे। ये सुनते ही लगता है कि वो भी खुश हो गया, तो उससे कहता है कि बस इतना याद रखो, अपना रोल अच्छे से प्ले करो, तुम्हारी बैक पर मैं खड़ा हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि 1 साल बाद तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस लौटा दूंगा। अब जैसा कि शिंग चंग ने कहा था, वो वाकई शिनयान की प्रोटेक्शन करता है। उसका दोबारा से टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है और उसमें वो ऐसी तरह से गड़बड़ी कराता है कि रिजल्ट उसके हक में ही आया था। अब ये देखने के बाद जय काई काफी चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि वो रियल डॉटर कैसे हो सकती है हमारी फैमिली की, 17 साल से गायब थी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे जिनको बिल्कुल विश्वास था कि वो वाकई नाना की ही बेटी है, क्योंकि नाना अक्सर उससे राब्ते में ही रहते थे। अब वो सारे जाते हैं नाना से मिलने के लिए, लेकिन आगे शिंग चंग का आदमी फैंग खड़ा हुआ था जो उन्हें अंदर जाने से पहले रोकता है, काफी डिस्ट्रैक्ट करता है और इधर उधर इत्तला भी कर देता है। उन्हें काफी देर रोकने के बाद फाइनली वो कमरे में एंटर हो ही जाते हैं, लेकिन अब वो नाना जी का फेस नहीं देख पा रहे थे, उन्हें कवर करके रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर शिनयान पहुंच जाती है जो अब की बार बहुत कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रही थी और जय काई को रोकती है और कहती है कि नाना जी की सेहत के लिए जो जरूरी है वो मैं करूंगी। और यहीं पर उसकी मौसी से भी लड़ाई हो जाती है। वो उनको यही बोलती है कि नाना जी को वही नुकसान पहुंचाएंगे जिन्हें डर है कि वो कंपनी उनके हवाले नहीं करेंगे। और बस मौसी को पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरे डैड नहीं लेटे हुए। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ग्रैंडपा की एंट्री होती है जो कि अब ठीक ठाक होश में थे और बोल भी सकते थे।
वो कहते हैं कि जो भी किया शिनयान ने मेरी सुरक्षा के लिए किया है, और साथ ही साथ वो अपने अगला हायर भी घोषित कर देते हैं, जो कि शिनयानी थी। वो बोलते हैं कि इसकी माँ ने ही ये कंपनी बनाई थी और इसमें इतनी मेहनत की थी। 40% शेयर्स अपनी माँ वाले इसी के हिस्से में जाएंगे। मैं तो सिर्फ इस कंपनी की टेक केयर कर रहा था। अब ये सारा कुछ सुनने के बाद जायकाई को काफी गुस्सा आता है। इतना अच्छा नवासा बनने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। जबकि मानिंग को बार बार वो सीन याद आ रहा था कि जब हॉस्पिटल में लड़ाई हुई थी तो किस तरह से मौसी के थप्पड़ से शिंग चैन ने उसकी जगह थप्पड़ खाकर उसे प्रोटेक्ट किया था। अभी वो यही सोच ही रही थी कि उसके कमरे में शिंग चैन आ जाता है। वो बोलती इतनी रात हो गई है, वापस चले जाओ, लेकिन वो कहने लगता है कि अब से हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब यही कहता हुआ वो जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाता है और कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि अब तुम सीईओ बन चुकी हो। वो घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ कैसे सो सकते हो, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है। वो बोलता है क्यों नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सी जगह है, जैसा कि सोफा, बाथटब, ड्रेसिंग रूम, कारपेट, कहीं पर भी तुम सो जाओ। या फिर तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम मेरे साथ ही सोना चाहती हो? खैर मुझे कोई एतराज नहीं, हम इंगेज्ड हैं। वो कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी कोई सेरेमनी नहीं हुई। वो बोलता है कि अगर तुम इतना ही इसरार कर रही हो तो क्यों ना अभी के अभी हम अपनी सेरेमनी भी रख लें। और बस इसी तरह से उनको नोक झोंक और बातें करते हुए शिंग चैंग के साथी भी देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में कोई तो लड़की हुई जिसने हमारे बॉस की धड़कनों को भी तेज कर दिया है। अब वो उस पर दया खाकर उसे बेड दे देता है और खुद को काउच पर ही एडजस्ट करने लगता है। वो काफी शर्मा रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके कमरे में ही मौजूद था। बड़ी मुश्किल से खुद को लपेट लपेट कर उसे नींद आती है और फिर सुबह ही सुबह वो उसे जगा देता है और कहता है कि फिट रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। उसे एक्सरसाइज कराता है, उसकी सारी बुरी हैबिट्स खत्म करा रहा था और तो और खुद ही उसे रेडी भी करता है पहले दिन ऑफिस ले जाने के लिए। वो उसे बिल्कुल इस तरह का रेडी करना चाहता था कि जैसे रियल वाली शिनयान दिखती थी। अब उसके बाद रात को एक दफा वो काउच पर ही सो रहा था। उसे एक बहुत बुरा सा सपना आता है। उसे सपने में डरते देखकर मानिंग उसके पास आती है और वो उसे तेजी से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन ही दबाने लगता है। जब होश में आता है तो उससे कहता है कि जब मैं सोते में डरूं तो मेरे करीब ना आया करो। उधर हमें दिखाते हैं कि नाना को भी एलएच स्टार कंपनी में ही एज एन इंटर्नी जॉब मिल चुकी है, यानी कि वो किसी भी दिन यहाँ पर शिनयान की शक्ल में मानिंग को देख सकती है। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। यहाँ पर मानिंग बहुत कॉन्फिडेंस से आती है और शिंगचन उसके साथ उसकी सपोर्ट बनकर खड़ा हुआ था। उसे पूरा प्रोटोकॉल देता है जैसा कि सारी दुनिया को देना चाहिए। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबको अपने विश्वास में लेती है और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। जाते हुए उसने और शिंगचन ने हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि उनका ये ड्रामा एकदम जबरदस्त गया था। लेकिन काम अभी स्टार्ट हुआ था, खत्म नहीं हुआ था और इसी से ही उन्होंने अपनी कंपनी को निकालना था। इसीलिए वो काफी ओवरवर्क करते हैं और इसका सॉल्यूशन तलाश करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट्स में एक फाइनेंस मैनेजर ने गड़बड़ की हुई है। वो उसी के ही पीछे जाने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए क्योंकि वो देश से भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर इन दी एंड बहुत मुश्किलों से वो उस तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर मानिंग उसका पीछा कर रही थी, जबकि शिंगचंग उसके ड्राइवर के हत्थे चढ़ गया था। अब इन दी एंड वो एक टॉप पॉइंट पर पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि मैंने वो बैग नीचे फेंक दिया जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मानिंग इस तरह के लोगों की चालाकी समझ नहीं सकती थी तो उसे डील करने के लिए शिंगचेंग आ जाता है, जो कि टाई से घसीट कर उसे नीचे लटका देता है और उसे इतना डराता है कि उसे सच उगलना ही पड़ता है। वो उसे वो फ्लैश ड्राइव देने के लिए रेडी हो जाता है जिसमें सारे अकाउंट्स की डिटेल्स थी। अब ये डिटेल्स हासिल करने के बाद वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगते हैं। इसी के अंदर ही उनके क्राइसिस का सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए मानिक ने नोटिस किया था कि शिंगचेंग के हाथ में पेन हो रही है, जिस हाथ से उसने लटके हुए उस मैनेजर को पकड़ा हुआ था। तो जब वो रात को वहीं पर ही रेस्ट कर रहा होता है तो उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उस पर मेडिसिन लगाना चाहती थी। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरे लिए बहुत छोटी बात है, तुम्हें नहीं पता, अंदाजा भी नहीं कि मेरे शरीर पर कितने घाव होंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो उसे अपना हाथ पकड़ा ही देता है मेडिसिन लगाने के लिए। और ये सारा कुछ करते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और शिंगचेंग को ऐसा लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता मानिक में रियली इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। वो दोनों इसी तरह से बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे कि ऊपर से फैंग और जुआन आ जाते हैं। वो भी बॉस को इस तरह से देखकर शर्मा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारे बॉस जल्द बैचलर्स की लीग से निकलने वाले हैं। अब वो लोग 3 दिन से मुसलसल काम किए जा रहे थे और फाइनली मानिक को एक आइडिया आता है और वो उन्हें एक खास तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहती है। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद वो लोग ऑडिट के लिए भेज देते हैं
और इन दी एंड जब ऑडिट से रिजल्ट आता है तो शिंगचंग ने वो कॉल सुनी थी। पहले तो वो शक्ल बनाकर खड़ा रहता है और फिर काफी सारा डराने के बाद वो मानिंग को डिस्क्लोज करता है कि हम लोग क्लियर हो चुके हैं। ये सुनते ही वो बहुत खुश होती है, बहुत सारी खुशियां मनाती हुई वहां से जा रही थी और शिंगचंग से घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो देखता है तो वो रास्ते में ही सो गई थी। एक दफा उसके क्लोज आता है फिर हट जाता है, लेकिन एक्चुअली मानिंग जाग रही थी। उसे भी ये फील होने लगता है कि जैसे शिंगचंग उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है। अब एक दिन जब वो घर पर थी तो उसके नाना जुआंग कहते हैं कि यहाँ पर एक गार्डन हुआ करता था, लेकिन ये तुम्हारे मॉम डैड ने सजाया हुआ था उनके जाने के बाद, अब ये कभी भी हरा भरा नहीं हुआ। वो बोलती है कि इसे मैं हरा भरा करूंगी और आपसे वादा करती हूँ। और इसी काम पर उसने शिंगचंग को, युआन को और फैंग को भी साथ ही लगा लिया था। शिंगचंग को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उल्टा उसे कहने लगता है कि फजूल में मेहनत कर रही हो, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और वो जवाब में उसके फेस पर मट्टी लगा देती है। और बस यही वो मौका था कि शिंगचंग उसे उठाता है, अपने कंधे पर डालता है और बोलता है कि अब तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। अब उसे उठाता वो उसके कमरे में ले जाता है और बस सारे लोग उनको देखते ही रह गए थे। अब वो उसके क्लोज आता है, उसे काउंटर टॉप पर बिठाता है और कहता है कि मेरा फेस क्लीन करो, यही तुम्हारी सजा है। अब वो अपना फेस क्लीन कराकर वहां से चला गया था, लेकिन बाद में मानिंग बहुत शर्माती है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये नाटक करते करते उसे वाकई शिंगचंग से प्यार हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे उनके कॉम्पिटिटर ग्रुप से कुछ लोग उनके पास आते हैं और ये था मिस्टर टैंग और उसकी सिस्टर लिन। वो यहाँ पर मानिंग से कहने लगते हैं कि आप लोगों की कंपनी ने हमारी कुछ डिजाइन को कॉपी किया है। केस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया था, बेटर है कि आप सोल्यूशन निकाल लें। और फिर बाहर जाकर अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि देखते हैं कि ये लोग कितने कैपेबल हैं, और साथ ही साथ उससे ये भी बोलता है यहाँ पर जो शिंगचंग था ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, अगर ये तुम्हारे हाथ में आ जाए तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। अब एक दफा तो उन लोगों के लिए काफी परेशानी बन गई थी, लेकिन मानी यहाँ पर हार नहीं मानती और कहती है कि डिजाइन तुरंत ही विदड्रॉ किए जाएं और उसके बाद मैं इससे भी टॉप नॉच के डिजाइन बनवाऊंगी और उसके बाद वो डिजाइन हम कंपटीशन में भेजेंगे। और शिंगचंग उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। उसे पता ही नहीं चला था कि कब से वो ऑर्डर देने की बजाय ऑर्डर लेने की पोजीशन में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसे खुशी हो रही थी। उधर हमें दिखाते हैं कि नाना इस टाइम पर युआन और फैंग के साथ थी। उसे युआन बहुत हैंडसम लगता था और वो चाहती थी कि अपनी कॉमिक बुक में हीरो के कैरेक्टर में उसका फेस रखे, और इसी बारे में उससे बात करना चाहती थी कि यहाँ पर उन तीनों की काफी दोस्ती हो जाती है। और बातों ही बातों में उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इसकी एक फ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि वही है जो आजकल शिनयान बनी हुई है। उन्होंने फैसला किया था कि इन दोनों का कभी आमना सामना नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ मू फैन को दिखाते हैं। वो डिजाइनिंग का डायरेक्टर था और उसी ने ही नए डिजाइन ड्रॉ करने थे। वो आता है शिनयान के पास, उसे काफी देर देखने के बाद कहता है कि तुम वाकई बिल्कुल शिनयान जैसी दिखती हो। उसे जैसे अभी तक विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये असल वाली शिनयान है। उसने अपने नए डिजाइन के लिए एक आइडिया प्रेजेंट किया था और वो ट्विन फ्लावर्स को लेकर था। ये देखते ही वो एक दफा तो हैरान रह जाती है और फिर उसके बाद उसकी डिजाइनिंग में थोड़ी हेल्प करने लगती है। यहाँ पर जिस स्टाइल से उसने पेंसिल को पकड़ा था ये देखते ही मू फैन को शक होने लगता है। उसने एक दफा मानिंग से मुलाकात की थी और उसने बताया था तब कि वो आर्ट डिपार्टमेंट से है और इस तरह से पेंसिल आर्ट्स वाले लोग ही पकड़ते हैं। अब एक दफा मानिंग अपने ऑफिस में अकेली थी तो कोई उसे अंदर लॉक कर देता है, बाहर से डिवाइस का पासवर्ड भी चेंज कर देता है और उसके बाद उसने वहां पर स्मोक भी छोड़ दिया था। इसके साथ ही वहां फायर अलार्म बजने लगता है। हर किसी को अपनी जान की पड़ी थी, वो वहां से भागने की कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मू फैन और शिंगचंग ही थे जिसको मानिंग की परवाह हो रही थी। वो दोनों ही भागते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन शिंगचंग आगे बढ़ गया था। उसने किसी न किसी तरह से लॉक को ब्रेक किया था और उसे बचाते हुए अंदर पहुंच गया था। उसने काफी सारा स्मोक इनहेल कर लिया था तो वो बेहोश हो जाती है, तो उसे यहाँ पर जगाने के लिए CPR देने लगता है। उसने खुद से वादा किया था कि वो हर हाल में मानिंग की सुरक्षा करेगा और आज भी ऐसा ही होता है। वो उसे बचा के बाहर ले आता है। यहाँ पर वो जैसे ही होश में आती है तो नाना जी तो शिंगचंग से बहुत खुश थे और उससे कहने लगते कि इसने तुम्हें आज बचाया है, ऐसे ही जैसे एक हस्बैंड वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। तुम दोनों जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते। अब जब सारे लोग वहां से चले गए थे तो वो शिंगचंग को अपने पास रोकती है। वो बहुत डरी हुई थी, उसने फिर से मौत को बहुत करीब से देखा था। वो उससे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी रखें। मैं वाकई तुमसे एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। यहाँ पर कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए मैं दुनिया के सामने अनाउंस करना चाहती हूँ कि तुम मेरे मैन हो, ताकि मैं प्रोटेक्टेड फील कर सकूँ। वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो जो मुझसे एंगेजमेंट की बात कर रही हो। और तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर एक दफा तुम फंस गई
तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। पहले तो वो डरती है और फिर वापस मुड़ आती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही रिलाई कर सकती हूँ। वो उससे कहने लगता है ठीक है, फिर हम एंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। अब इसके बाद एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जहाँ पर जय मानिंग के खिलाफ स्टैंड लेने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर शिंग चंग से डर कर पीछे बैठ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, अब की बार मानिंग ने कंपनी में मौजूद एक गद्दार को भी पकड़ लिया था जिसने उनके डिजाइन किसी और को भेज दिए थे। वो उसे भी सजा दिलवाती है और दुनिया के सामने ये भी अनाउंस कर देती है कि मैं और शिंग चंग बहुत जल्द एक होने वाले हैं और उसके बाद हम इस कंपनी को इकट्ठे ही चलाएंगे। और फिर फाइनली एंगेजमेंट वाला दिन आ ही जाता है। आज नाना जी भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और मानिंग भी बहुत सुंदर सा रेडी हुई थी। उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे कह रही थी कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, और आंखों का सुनते ही उसे शिनयान की याद आने लगती है जिसने अपनी आंखें उसे दी थी। अब इत्तेफाक से आज के दिन यहाँ पर नाना भी आई हुई थी जो कि एक फाइल किसी को देने के लिए आई थी। और जैसे ही उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और उसके बाद किस करते हैं। और नाना को बहुत शौक था कि वो यहाँ की ब्राइड देख सके, तो वो जैसे ही ब्राइड का फेस देखती है तो बस हैरान रह जाती है और उसे चिल्लाकर बुलाती है मानिंग तुम। लेकिन इससे पहले कि लोग देखते, फैंग और युआन दोनों नाना को पकड़कर जबरदस्ती ले जाते हैं और उसे शांत कराते हैं कि ये बस तुम्हारा वहम था और हमारे बॉस की सेरेमनी को स्पॉइल ना करो वरना वो बहुत बड़ी सजा देंगे। अब नाना को किसी और ने चिल्लाते हुए देखा हो या ना देखा हो, लेकिन लिन ने देख लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि थोड़ी देर पहले जब वो नाना से टकराई थी तो उसने उसका फोन गिरा हुआ देखा था जिसमें उसने वॉलपेपर पर अपनी और मानिंग की फोटो लगाई हुई थी और तब से ही वो शक में पड़ चुकी थी। अब सेरेमनी जब खत्म हो जाती है और उसके बाद वो वापस आती है तो वो काफी परेशान थी और कहने लगती है कि मुझे एक दफा नाना से मिलवा दो, मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लेकिन शिंग चंग कहता है क्या करोगी, उसे सारी बात बता दोगी, अपने कैरेक्टर में रहो और बाकी सारा कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। अब एक दिन लिन उनके ऑफिस में आती है और उनसे एक कोलैबोरेशन से रिलेटेड डील करने लगती है। अब मानिंग की और लिन की उस टाइम पर मीटिंग चल रही थी और उसी वक्त मुफैन के पास नाना आती है और वहाँ पर एक ट्विन फ्लावर वाली फोटो देखती है तो उसे मानिंग याद आ जाती है। उसे बताती है कि सेम ऐसा ही उसकी फ्रेंड का भी प्रोजेक्ट था जो कि अब्रॉड में आर्ट की क्लासेस ले रही थी। और ये सुनते ही मुफान को और भी शक हो जाता है। इतने में मुफान को लिन का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि अगर तुम तमाशा देखना चाहते हो तो अभी कभी नाना को शिनयान के कमरे में ले आओ और बस एंजॉय करो। और वो अपने साथ नाना को भी अंदर ले आता है और बस यहीं पर ही सीन क्रिएट हो जाता है। नाना उसे बार बार मानिंग बोल रही थी लेकिन वो अपने कैरेक्टर में ही रहती है, पजल तो होती है लेकिन किसी को फील नहीं कराती। और उसके बाद खड़ी होती है और मुफैन से कहती है कि किसको साथ लेकर आ गए हो, अगर ये तुम्हारे अंडर काम करती है तो इसे तमीज सिखाओ पहले, फिर उसके बाद मेरे कमरे में लेकर आना। मुफैन ये सुनते ही उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और सॉरी भी करता है। अब उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बारी थी तो इस मौके पर मानिंग काफी घबरा जाती है और यहाँ पर शिनयान के जब साइंस करने थे तो शिंग चंग आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से उसे अपनी फुल सपोर्ट शो करता है ताकि वो कॉन्फिडेंस में रहे। अब ये काम तो हो गया था। उसके बाद उसने लिन को वेयर हाउस का विजिट कराना था। वो उसे वहाँ लेके तो जा रही थी लेकिन आगे बहुत प्रोटेक्शन थी और इस सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर जो पासवर्ड लगा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सीईओ या फिर उसके नाना जी ही जानते थे। अब लिन उसे कहने लगती है कि तुम सीईओ हो तो नाना जी ने तुम्हें पासवर्ड तो बताया ही होगा, लगाओ ना। अब मानिंग काफी डरी हुई थी, उसके पास 3 ही अटेम्प्ट्स का चांस था, उसके बाद ये डोर लॉक हो जाएगा। उसकी पहले दोनों अटेम्प्ट्स तो फेल हो जाती है और फिर उसके बाद लिन उसे दबी दबी जली कटी बातें भी सुनाती रहती है। लिन को लगा था कि अभी के अभी इसका सारा भांडा फूट जाएगा, लेकिन फाइनली उसे एक चीज क्लिक कर जाती है। उसने शिनयान के फोन का पासवर्ड देखा था और वही पासवर्ड वो अब की बार लगाती है तो दरवाजा खुल गया था। अब वो बहुत कॉन्फिडेंटली अंदर जाती है और सेकंड स्टेप में तो आई प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ था और ऑफ कोर्स उसमें तो कोई इसे ब्लॉक कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास शिनयान की ही आंखें थी। अब इतनी बड़ी मुश्किल उसकी क्लियर हो गई थी तो वो वापस शिंग चंग के पास आती है और आते ही उसे हग कर लेती है। वो बहुत डरा हुआ था, वो भी खुश हो जाता है कि फाइनली वो खुद को खुद से प्रोटेक्ट करना सीख चुकी है। जबकि इस सब के बाद बाहर आकर मुफैन लिन से कहने लगता है कि तुम्हें इस पर शक करना बंद करना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट भी पॉजिटिव आया था और आज देखो इसे सारी सिक्योरिटी भी क्लियर कर ली है। ये लड़की वाकई शिनयान है और इस बारे में मुझे और बॉदर ना करना। लेकिन वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसकी हकीकत नजर नहीं आ रही, ये एक ढोंगी है और तुम्हें इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हारी नजरों से मुझे दिखता है, तुम प्यार में अंधे हो चुके हो, तुम्हें सब कुछ ठीक दिखेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं
कि अब की बार फिर से मानिंग गाड़ी में सो गई थी। शिंगचंग उसे कैरी करते हुए घर में लेकर आता है। नाना जी भी जब देखते हैं कि इन दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है तो हमेशा उनको देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास ही बिठा लेती है और उससे कहने लगती है कि लिन को मुझ पर शक हो चुका है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी और भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और वो उससे ये भी कहती है कि पहले तो तुम मुझसे नफरत करते थे ना। तो वो कहने लगता है कि तब मैं बहुत जज्बाती हो गया था और मुझे अब समझ आ चुकी है कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम जिस भी सिचुएशन में फंसी हुई हो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी शक्ल शिनयान जैसी दिखती है। शिनयान ने तुम्हारी जान बचाई थी और उसकी आंखें मैंने ये ऑर्डर करके तुम्हें दिलवाई थी और मुझे इस सब पर कोई भी अफसोस नहीं है। अब एक रात को सोते हुए शिंगचेंग दोबारा से एक नाइटमेयर देखता है। उसने देखा था कि एक एक्सीडेंट हो रहा है और सारे लोग उससे दूर जा रहे हैं। उस एक्सीडेंट में वो एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर मानिंग उसके पास आती है, उसे जगाती है और उससे कहने लगती है कि कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाए लेकिन फिक्र ना करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब एक बार नाना की मॉम और उसके डैड मानिंग की कंपनी में एक डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर आने के लिए वो बहुत एक्साइटेड भी थे क्योंकि उनकी बेटी नाना भी तो एलएच स्टार कंपनी में ही काम करती थी। उन्हें एक्साइटमेंट थी कि शायद उन्हें नाना भी वहाँ दिख जाएगी। उसी टाइम पर मानिंग के ऑफिस में मूफान आया हुआ था और वो अपना शक कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था और एक चाल चल रहा था। कितने में ऊपर से शिंगचेंग आ जाता है और मानिंग को बचा लेता है और उसके जाने के बाद वो शिंगचेंग को कहता है कि रियल शिनयान नहीं है। पर वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस बात का पता लग भी गया है तो भी तुम जब तक साबित न कर सको तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मानिंग ऑफिस से जा रही थी और इतने में उसका आमना सामना अपने डैड और नाना की मॉम से हो जाता है जो उसे पहचान लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका डॉग भी वहां पर था और वो मानिंग को देखकर एक्साइटेड हो गया था और उसे पहचान कर भौंकने लगता है। लिन को तो मानिंग पर काफी अरसे से शक था। उसने भी उस पर नजर रखने के लिए अपने आदमी छोड़े हुए थे और उसे हर चीज की खबर थी, इसकी भी जो आज हो रहा था। यहाँ पर फैंग आता है और मानिंग को बचाकर अपने साथ लेकर जा ही रहा था कि डॉग उसके पीछे पड़ जाता है और उससे अपना बदला ले ही लेता है उसकी बैक पर बाइट करके। अब इस सारी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में ऊपर से नाना जी भी पहुंच जाते हैं और उन सबको अपने साथ ऑफिस में लेकर जाते हैं। सबसे पहले तो उसके मॉम और डैड को शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, इसका नाम शिनयान है, ये यहाँ की सीईओ है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं और इस पर मैंने काफी सारी रिसर्च भी पढ़ी है। आप मान लें ये मेरी नवासी है। मानता हूँ कि आपकी बेटी की शक्ल भी इससे मिलती होगी और मैं बहुत एक्साइटेड हुई है देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम अपनी बेटी को भी साथ लेकर आइएगा। अब उसके डैड उनके अच्छे व्यवहार की वजह से शांत हो जाते हैं और जब वापस जाते हैं तो मानिंग के नंबर पर कॉल करते हैं जो उनसे झूठ बोल देती है कि मैं इटली में हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डैड काफी परेशान थे और उससे कहने लगते हैं कि खुद को हमेशा सेफ रखना, कोई मुसीबत अपने गले ना लगवा बैठना। और इसके साथ साथ डैड बहुत फिक्रमंद थे, उसे बार बार याद कर रहे थे। तो यहाँ मानिंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो फोन बंद करके बहुत देर तक रोती रहती है। नाना जी ने भी उसे रोते हुए देख लिया था। उधर मूफैन को शिंगचंग अपने साथ एक जगह पर लेकर गया था। ये उसका वही सीक्रेट हाउस था। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मैं शिनयान और उसकी पूरी फैमिली को बचपन से ही जानता हूँ, हम इकट्ठे ही बड़े हुए थे। और इसके साथ साथ वो कहने लगता है कि 2004 में एक एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर उसके डैड की मृत्यु हो गई थी। शिनयान तो उस टाइम पर घर में थी और उस वक्त उसकी मॉम और उसका एक भाई था जो इस एक्सीडेंट के बाद मिसिंग हो गए थे। और इसी सब के बाद शिनयान की जान को भी खतरा था तो उसके नाना ने उसे अब्रॉड भेज दिया था। ये वाकया सुनने के बाद शिंगचंग अपनी रिंग उतारता है और उसकी उंगली पर एक स्कार था। ये देखते ही मूफैन घबरा जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पहचान चुका था। ये स्कार वो कभी भूल भी नहीं सकता था क्योंकि शिनयान के भाई यांग के हाथ पर लगा हुआ था और ये स्कार उसे मूफैन की दी हुई चोट से ही लगा था। वो उससे कहने लगता है कि तुम जिंदा हो अभी तक। वो वहां से भागने लगता है पर शिंगचंग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि शिनयान अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए उसे तलाश करना भी बंद कर दो। उसका और मेरी फैमिली का कोई दुश्मन है जो कि कोई भी हो सकता है, इसलिए मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं जब तक मैं अपने असली दुश्मन को पकड़ नहीं लेता। अब उसने मूफैन को वहीं पर ही पकड़ कर रख लिया था। अब इसके साथ ही हमें एक रोमांटिक सीन दिखाते हैं। एक दफा पानी का पाइप था जो कि खुल जाता है और सारी भीगने वाली थी। मानिंग के इतने में आता है और शिंगचंग उसे बचा लेता है और उसकी जगह खुद ही भीग जाता है। अब वो उसे अंदर लेकर जाता है और उससे खुद को क्लीन कराता है और उसके बाद वो भी उससे बोलती है कि मैं भी तो थोड़ी थोड़ी गीली हो गई हूँ, क्या तुम मुझे क्लीन नहीं करोगे। और वो टॉवल पकड़कर उसे वाइप करने लगता है और इतने में वो अपनी आइज बंद कर लेती है। वो उससे कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो
और बस ये सुनते ही वो शर्माती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लिन ने भी कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी और उसने काफ़ी रिसर्च भी कर ली थी। उसे मानिंग के बारे में मालूम पड़ा था कि उसे मैंगो से एलर्जी है, तो वो ऐसा करती है कि एक दिन शिनयान वाले घर में आती है और जानबूझकर वो उनके लिए मैंगोस की बनी हुई डिशेस गिफ्ट में लेकर आई थी। अब उसको टेस्ट करने के लिए वो जानबूझकर उसे वही खिला देती है और चाहती तो वो ये ना खाती, लेकिन फिर भी घबराती घबराती वो ये डिश खा लेती है ताकि लिन के सामने और सारी फैमिली के सामने वो झूठी ना पड़ सके और पकड़ी ना जाए। पर यहाँ पर शिंग चंग को कुछ शक हो जाता है। वो उसे अचानक से अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसे मैंगो से सीरियस किस्म की एलर्जी थी। वो ऊपर आता है, उसकी केयर करता है, उसको एक ऐसी मेडिसिन देता है कि जिसके बाद उसे वॉमिट हो जाती है और फिर उसके बाद उसे पानी के टब में बिठा देता है। फाइनली जब उसके सारे रैशेस दूर हो गए थे तो उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है। वो इस टाइम पर नींद बेहोशी की हालत में थी। उससे कहने लगती है कि प्लीज ना जाओ और मेरे पास ही बैठे रहो। वो भी उसके पास शांति से लेट जाता है और वो उसे सारी रात हक करके लेटी रहती है। सुबह जब उठती है तो उसकी कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। शिंग चंग उसके पास से उठकर जाने लगता है कि वो उसे रोकती है और उसे किस कर लेती है और फिर कहने लगती है कि थैंक यू किस थी, तुमने कल रात को मुझे बचा लिया इसलिए। तो वो कहने लगता है कि अगर थैंक यू किस की है तो मैं भी तो वेलकम करूंगा ना, और इसके साथ ही वो भी उसे किस करता है। उन दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मैंगोस क्यों खाए, अगर तुम्हें इतनी सीरियस एलर्जी थी तुमने अपनी जान को क्यों खतरे में डाला। वो कहने लगती है कि तुम्हारी खातिर और LH स्टार की खातिर। मैं नहीं चाहती थी कि जिस काम के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो इतनी छोटी सी बात पर सारा राज फाश हो जाए। वो तो उससे इतना प्यार करने लगी थी कि उससे कहने लगती है कि अगर कभी भी मैं पकड़ी जाऊं तो मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, तुम पीछे हट जाना और ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम्हें भी ये सब मालूम नहीं था कि मैं शिनयान नहीं हूँ बल्कि मानिंग हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पर कभी कोई आंच ना आए। ये सुनते ही वो उसे हक कर लेता है और उससे कहता है ये थर्सडे तुम्हें मेरे बारे में हर सच्चाई पता चल जाएगी। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिन के पास उसका भाई टैंग आता है और वो उससे कहने लगती है कि मैं शिंग चंग को लाइक करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। लेकिन उसका भाई उसे डांटता है और कहता है कि वो ज़ुआंग्स का ग्रैंड सन इन लॉ है और इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मैंने जब इस बात का जिक्र किया था तब मुझे नहीं पता था और बाद में इनकी सगाई भी हो चुकी है। लेकिन वो कहने लगती है कि मैं ये साबित कर सकती हूँ कि वो इस फैमिली का सन इन लॉ नहीं है। क्या तब तो आप मेरी उससे शादी के लिए राजी हो जाएंगे? और उसका भाई मान जाता है। अब उसके बाद वो एक चाल चलती है। उसने इटली में किसी आदमी को भेजा था कुछ सबूत हासिल करने के लिए और दूसरी तरफ वो शिंग चैंग को मिलती है और उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। और साथ ही साथ हमें दिखाते हैं कि मानिंग के डैड को कोई झूठी कॉल करके परेशान करता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और मानिंग वो अपने डैड को उसी किडनैपर की गाड़ी में जाते हुए देख लेती है और रोकने की कोशिश करने लगती है। और इसी सब में शिंग चंग मानिंग को बचाने के लिए उसके पास आता है और उसे बचाते बचाते वो दोनों गिर जाते हैं। इसी सब में मानिंग घायल भी हो गई थी। इसके साथ ही शिंग चंग को यह भी पता चल गया था कि लिन के हाथ सबूत लग चुका है और वो था शिनयान का डेथ सर्टिफिकेट जो कि उसने इटली से हासिल कर लिया था। तो अब यहाँ पर मानिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो लाइमलाइट में ना आए उसने अपनी रियलिटी दुनिया के सामने लीक कर दी थी और अब सारे जान चुके थे कि वो यांग है, LH स्टार कंपनी के ऑनर का बेटा, जो कि 17 साल पहले मिसिंग हो गया था। जैक आए तो गुस्से में आकर उसे गिरबान से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई चाल चल रहे हो। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जिस DNA टेस्ट से उसने मानिंग के टेस्ट को बदला था वो उसने अपना ही रखा था। वो DNA टेस्ट के थ्रू भी साबित करता है और इसके साथ साथ अपने स्कार्स भी दिखाता है, सब बताता है कि बचपन में क्या हुआ था। एक्सीडेंट में उसकी जान बच गई थी, उसके बाद किसी ने उसे समुद्र में फेंक दिया था और वहां से भी जब उसकी जान बची थी तो इन दी एंड वो अब्रॉड में एक ऑर्फनेज में अपनी जिंदगी गुजार के यहाँ पर वापस आया है। कुछ अर्सा पहले ही उसने शिनयान को तलाश कर लिया था और अपनी सिस्टर से जब वो मिलने लगा था तो उसी टाइम पर उसकी सिस्टर की किसी ने मृत्यु कर दी थी। नाना जी एक तरफ तो खुश भी थे कि मुझे मेरा नवासा मिल गया है, जबकि दूसरी तरफ उदास भी थे शिनयान के लिए और फिर कहने लगते हैं कि आइंदा कोई भी शिनयान का जिक्र इस घर में नहीं करेगा और ना ही वो लड़की इधर आएगी। जबकि जयकाय गुस्से में था और उससे कहने लगता है कि उस लड़की ने एक नाटक किया है और उसे मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा। शिंग चंग ने मानिंग को बचाने के लिए ही ये सारा कुछ किया था। उसकी रियलिटी दुनिया के सामने आते उससे पहले ही उसने सबको अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था।
मानिक जख्मी होने के बाद जब होश में आती है तो वो हॉस्पिटल में थी। मुफैन उसके पास था। वो बार बार खुद को शिनयान ही कह रही थी, लेकिन वो उससे कहता कि नाटक खत्म हो चुका, नाना और तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम अब अपनी असली जिंदगी में वापस जा सकती हो। और इसके साथ ही उसे न्यूज भी दिखाता है कि किस तरह से शिंग चैंग ही एलएच स्टार कंपनी का असली हायर है। वो वापस आ चुका है, उसने तुम्हें यूज करना था, कर लिया, और अब तुम उसके किसी काम की नहीं रही। वो बहुत रोती है, कहती है कि मुझे नहीं विश्वास हो रहा। शिंग चैंग की रियलिटी जानना ही उसके लिए इतना बड़ा शौक था, और इसके साथ ही अब वो शिंग चैंग से बात भी नहीं कर सकती थी, और उस तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल था। उसके हॉस्पिटल रूम में पहरा था, लेकिन फिर भी वो नाना के साथ मिलकर चोरी चोरी एक प्लान बनाती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब वो सीधी जाती है शिंग चैंग के पास। वो पहले तो उसे जैसे ही देखता है तो तड़प उठता है, लेकिन उसके बाद वो प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो उसके लिए एक टूल थी और अब उसका काम खत्म है और यूजलेस हो चुकी है। वो जाते जाते बहुत रोती है, उसे रोकती है और बारिश में भीगती रहती है। वो उसे जब कोई भी भाव नहीं देता तो उसे रिंग वापस कर देती है। शिंग चैंग उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेंजर बनकर खड़ा रहता है कि जैसे इन सब चीजों से, उसकी भावनाओं से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके चले जाने के बाद वो खुद भी बहुत रोता है। अब वो भीगी हुई और रोती हुई आंखों के साथ हॉस्पिटल में वापस पहुंचती है और फिर नाना की गोद में ही बेहोश हो जाती है। अब इन दी एंड जब वो होश में आती है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट चुकी थी। एक लंबा सा सपना था, वो सपना जो अब टूट चुका था। उधर शिंग चैंग ने अब अपनी कंपनी का होल्ड अपने हाथों में ले लिया था और वो फर्स्ट टाइम सीईओ की सीट संभालने के बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाता है और वो लोग उन्हें कहने लगते हैं कि आपकी ज़ुआंग्स फैमिली के डेली सोप्स की वजह से हमारे स्टॉक्स की प्राइस इस वक्त गिर रही है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है? नए सीईओ होने की कोई तो जिम्मेदारी ले। और इसके साथ ही एक शेयर होल्डर उनको मशवरा भी देता है और कहता है कि कोलैबोरेशन से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। एलएच स्टार कंपनी को लिन के डैड की कंपनी के साथ इस वक्त कोलैबोरेट कर लेना चाहिए और इनको अगर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने तो रिश्ता कराने वाली मासियों की तरह से ख्वाबों ख्यालों में ही इन दोनों का रिश्ता भी पक्का कर दिया था। ये सुनते ही फैंग को गुस्सा आता है। उसे तो ख्याल आ रहा था कि मानी की हमारी होने वाली भाभी है, लेकिन शिंग चैंग उसे चुप करा देता है और कहता है कि अगर बिजनेस के लिए यही अच्छा है तो मैं ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं लिन से भी शादी कर लूंगा। जबकि उधर मुफान मानिंग को अपने साथ अपने स्टूडियो में डिजाइनर की जॉब ऑफर करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स देखी हैं और मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर हायर करना चाहता हूँ, पर वो इनकार कर देती है। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होने वाली ये बात ऑफ कोर्स आउट तो होनी ही थी हो जाती है और लिन को पता चलता है कि शिंग चैंग उसके साथ शादी के लिए रेडी हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उसने ये माना है। तो ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है और सपने सजाने लगती है। उधर मानिक अपनी नॉर्मल सी लाइफ गुजार रही थी। इसी बीच वो देखती है कि उसके घर में से किसी ने कुछ चुराने की कोशिश की है। वो इसी पीछे में कहीं पर जाती है और ट्रक में बंद हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई किडनैप कर रहा है। वो नाना को एक वॉइस मैसेज करती है और नाना यही बात युआन और फैंग को बताना चाहती थी, लेकिन शिंग चैंग तक पहुंच जाती है। शिंग चैंग को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मानिक मुसीबत में किडनैप हो चुकी है तो वो रह नहीं पाता और उसको तलाश करने निकल पड़ता है। यहाँ पर वो उसे फोन पर भी कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगा। इसी बीच उस ट्रक का हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दरवाजा खुलता है। मानिक वहां से बाहर गिरकर एक ब्रिज के हैंडल से लटक जाती है। यहाँ पर वो बार बार शिंग चैंग को बुला रही थी, लेकिन इन दी एंड उसका हाथ छूटता है और वो गहरे पानियों में डूब जाती है। शिंग चैंग भी इतनी देर में वहां पहुंच गया था। उसे पानी में गिरते हुए देखता है तो उसे बचाना भी चाहता था, लेकिन क्या करता, उसे हाइड्रोफोबिया था। उसे बचपन में किसी ने समुद्र में फेंक दिया था, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाता है क्योंकि अपनी आंखों के सामने वो मानिक को ऐसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। वो पानी में कूद जाता है। उसने अपने डर पर काबू पाया था सिर्फ और सिर्फ मानिक के लिए। वो उसे बचाता है, उसे किस करता है और पानी से बाहर ले आता है। अब बाकी लोग भी उनकी रेस्क्यू के लिए पहुंच चुके थे और इतने में शिंग चैंग की अपनी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसके साथी उसे उठाते हैं और वहां से बचा कर ले जाते हैं। वो काफी देर बेहोश रहता है। उसकी कंडीशन अनस्टेबल भी हो गई थी, लेकिन जब होश में आता है तो अपने पास लिन को देखता है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें पानी से फोबिया था तो इतने गहरे पानी में क्यों कूदे? क्या उस लड़की की जान इतनी तुम्हें प्यारी थी कि उसकी खातिर खुद की जान को दांव पर लगा दिया? वो उससे कहने लगता है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा स्पेशल पर्सन होता है कि जिसके लिए वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और शायद मेरे लिए वो मानिक ही है।
उधर मानिंग जब होश में आती है तो उसके पास मुफैन बैठा हुआ था। वो उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हें रेस्क्यू वालों ने बचाया था। ऑल्दो मानिंग को याद आ रहा था कि जैसे शिंग चंग ही था जिसने उसे बचाया है, लेकिन फिर वो सोचते कि शायद ये एक सपना होगा। और इसके साथ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये भी पता चला था कि वो गलती से ट्रक में बंद हो गई थी और ड्राइवर से उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अब मानिंग का अपना फोन तो खराब हो गया था। 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल में किसी से फोन लेकर शिंग चंग को कॉल करती है और उससे कहती है कि उस दिन तुमने कहा था कि कहीं से भी तुम्हें बचा लूंगा, तुम आए क्यों नहीं थे। तो वो उसे झूठ बोल देता है कि मैं उस दिन बहुत बिजी था और अभी भी इस वक्त बहुत बिजी हूँ। शिंग चंग ने पहले खुद उसको इस काम के लिए हायर किया था, लेकिन अब वो उसे खुद से दूर करना चाहता था ताकि उसकी केओटिक लाइफ में आकर वो खुद प्रॉब्लम्स में ना फंस जाए, क्योंकि वो उससे प्यार में पड़ चुका था। अब मानिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे पूछती है कि क्या बिजनेस में बिजी हो या फिर अपनी शादी की तैयारियों में, और वो खामोश हो जाता है। उधर मीडिया और हर तरफ यही खबरें फैली हुई थी और अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी कि बहुत ही जल्द लिन की और शिंग चंग की सगाई होने वाली है। उधर मुफैन एक दफा लिन के पास आता है, उसकी एंगेजमेंट के लिए रिंग प्रिपेयर करके लाया था और उससे कहता है कि तुम पछताओगी, क्योंकि शिंग चंग वो तुमसे नहीं बल्कि मानिंग से प्यार करता है, तभी तो अपनी जान को दाव पर लगाकर उसने उसकी जिंदगी बचाई थी। लेकिन लिन को ये सारा कुछ सुनकर रियलिटी का एहसास तो हो गया था, पर लग रहा था कि वो स्वार्थी हो रही है। मानिंग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आती है तो उसे अपना एक्सीडेंट वाला ड्रेस वापस मिलता है ड्राई क्लीन होकर, और यहाँ पर उसके साथ ही एक रिंग भी वापस डिलीवर होकर आई थी जो कि शिंग चंग की थी। और इसी के थ्रू उसे समझ आ जाती है कि उस रात उसने कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि वो शिंग चंग ही था जिसने आकर उसे रेस्क्यू किया था और उसे झूठ बोला है। अब वो समझ जाती है कि शिंग चंग भी उससे उतना ही प्यार करता है, बस उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे खुद से दूर कर रहा है। उसी टाइम हमें शिंग चंग को दिखाते हैं, वो और लिन दोनों अपनी एंगेजमेंट की सेरेमनी के लिए वेन्यू में पहुंच चुके थे। लिन उससे कहती है कि खुद की बलि दे रहे हो क्या, अभी भी टाइम है, अगर यहाँ से जाना चाहते हो, बैक ऑफ करना चाहते हो तो सोच लो। और बस दिल ही दिल में उसने भी शायद फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से चला ही जाएगा, लेकिन इससे पहले ही मानिंग वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है इस एंगेजमेंट पर, और फिर बोलती है उनके पास आकर कि एंगेजमेंट दिलों का रिश्ता होता है, कोई बिजनेस डील नहीं। और हाँ, मैं सबके सामने इजहार करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम्हारा जो भी रिस्पॉन्स हो, तुम अभी भी नाटक करना चाहो तो करते रहो। लेकिन उसकी वही रिंग उसे पहनाती है जो उसे रेस्क्यू करने के टाइम पर खो दी थी और कहती है कि अब से तुम मेरे हो। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी थी, लेकिन वो उसे रोकता है और उसे बोलता है कि खुद ही तो कहा है कि अब से मैं तुम्हारा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर छोड़ कर जा रही हो। और इसके साथ ही वो उसे कैरी करता है और वो दोनों एंगेजमेंट की सेरेमनी से भाग जाते हैं। अब उसके बाद वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, और इसके साथ ही वो उससे कहता है कि तुम तो इतनी शाय हुआ करती थी, अब इतनी बोल्ड हो गई हो कि सेरेमनी में से दूल्हे को ही भगा कर ले आई हो। तो वो कहती है कि एक बार नहीं बल्कि तुम्हें तो मैं बार बार भगाने को तैयार हूँ। उधर लिन वो तो डिप्रेशन में ही चली जाती है, उसे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी। वो घर पहुंचकर ड्रिंक भी करती है और उसके बाद उसके अपने भाई से भी लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई के बाद वो घर छोड़कर जा रही थी कि इतने में मुफैन उसके पीछे आता है और उसे संभालता है, उसे हक करता है, उसे समझाता है कि तुम इतने भी इनवैल्यूएबल नहीं हो, और साथ ही साथ उसके बिजनेस एक्यूमेन की भी तारीफ करता है उसका मूड ठीक करने के लिए, और उसे बताता है कि जब तुमने मुझे एक ऑफर दी थी मैंने रिजेक्ट कर दी थी, आज तक मैं पछता रहा हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता। और ये सुनते ही उसका भी मूड ठीक हो जाता है। उधर एक दिन ऑफिस में शिंग चंग को लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मानिंग ही थी, जिसका तो एक दफा गला ही दबाने लगा था, लेकिन पता चलता है कि उसकी अपनी वुमन है। वो उसे अपने साथ भगा कर ले जाती है एक दफा फिर से, और वो दोनों डेट पर जाते हैं। वो उससे कहने लगती है कि जब मैं साथ होती हूँ तब फॉर्मल ड्रेसेस ना पहना करो, वरना तुम्हें अपने काम की जिम्मेदारी लगेगी। और वो उसके लिए अपने साथ कपड़े भी लेकर आई थी, और वो साइड पर जाकर वहाँ कपड़े चेंज करने लगता है और मानिंग उसे चोरी चोरी देखने लगती है। वो मुड़ता है और उन दोनों की डेट काफी जबरदस्त जा रही थी। वो दोनों एक पिंक स्टार का नजारा इकट्ठे देखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मानिंग सो जाती है। वो उसे जगाता नहीं है बल्कि काफी देर तक उसे देखता रहता है और उसे उसके घर के बाहर तक ले जाता है। इतने में सुबह होने ही वाली थी। वो उठती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम आजकल बिजी रहती हो जो इतनी थक जाती हो, कौन है जो तुमसे इतना काम लेता है। वो कहती है कि आजकल मैं मुफान के लिए कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी बहुत डिजाइन्स की ड्राइंग्स है जो बनाने में मैं उसकी हेल्प करती हूँ, और 1-2 दिन मैंने ओवरवर्क किया है। ये सुनते ही वो जेलस होने लगता है और मुफान का जिक्र आते ही वो कहने लगता है कि एलर्ट स्टार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, उसकी जॉब छोड़ दो।
वो इनसिक्योर फील कर रहा था और उसकी इस तरह से फेस पर जेलसी देखकर मानिंग बहुत इंजॉय करती है। अब जाने का टाइम हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय किस करना चाहते थे, लेकिन सीट बेल्ट जालिम समाज की तरह से उनके बीच आ जाती है और बस उनका मिशन अधूरा ही रह गया था। जब वो घर पहुंचती है तो आगे उसके डैड अभी तक जाग रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुम इतनी लेट आई हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मुझे उससे मिलवाओ। लेकिन मानिंग इस टाइम पर डैड के सामने इनकार कर देती है और उसके बाद शिंग चंग से फोन पर बात करती है और उससे कहती है कि अभी ठीक टाइम नहीं, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद अपने डैड से मिलवाऊंगी। अब थोड़े दिनों बाद शिंग चंग के ऑफिस में जैक आया आता है अपने कुछ आदमी और बॉडीगार्ड्स के साथ। उसे डराता है, धमकाने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है और अगली मीटिंग में मैं बिगेस्ट शेयर होल्डर के तौर पर सामने आऊंगा। यहाँ पर वो उसकी बात पर एकदम इजी रहता है, बहुत प्यार से सारों को बाहर भेज देता है और कहता है कि मैंने अपने छोटे भाई से कुछ बात डिस्कस करनी है। और उनके बाहर जाते वो उसे टेबल पर गर्दन से पकड़कर गिरा लेता है। जय काय से तो मूव भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे शेर के सामने कोई भीगी बिल्ली पड़ी हुई है। उससे अच्छी तरह से डराता है और उससे कहने लगता है कि मेरे या कंपनी के खिलाफ अगर तुमने कोई भी साजिश की तो अगली बार ये पेन जो मैं टेबल में पिन कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों में ठोक दूंगा। जय काय की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो एकदम बहुत कूल बनकर वहां पर आया था और अब पसीने छुड़वा कर वहां से वापस जाएगा। उधर मानिंग एक दिन शिंग चंग को फोन पर बताती है कि आज मेरी मू फैन के साथ एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और वो मू फैन से जेलस होता है और उसी मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। दूर बैठकर वो बार बार मानिंग को ही देखे जा रहा था और शिंग चंग उसे इतने गुस्से से देख रहा था कि इसने मेरे लिए नहीं लेकिन इस मू फैन के लिए टाइम निकाल लिया है। और बस उसका गुस्सा और इनसिक्योरिटी देखकर वो बेचारी डर के मारे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और इन दी एंड वो ड्रंक हो चुकी थी और पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। शिंग चंग भी उसके पीछे पीछे था बिल्कुल खामोशी से। इतने में वो देखता है तो उसके पीछे कुछ गुंडे आए हुए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों आए हैं और फिर उसके बाद वो अपनी टाई निकालता है और उन सारे गुंडों की बारी बारी पूरी डिटेल से बैंड बजाता है और अपने कूल से स्टाइल में इस तरह से कि मानिंग को तो पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या हो रहा है। वो उससे पूछती है कि ये शोर कैसा है तो वो उसे कह देता है कि एक दो बिल्ली के बच्चे आए हुए हैं और फिर इन दी एंड वो उसकी कार वाली की से उसकी कार को तलाश कर लेती है और इतने तक शिंग चंग ने खामोशी से उन सारे गुंडों को ठुकाई लगा के चिकनाचूर कर दिया था। अब शिंग चंग थोड़ी सी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसकी मॉम के पास एक सील थी जो कि कंपनी के लिए बहुत पावरफुल थी और यही सील उन्होंने शिनयान को दी थी और शिनयान ने मरने से पहले आखिरी मुलाकात तो मानिंग से की थी। इसलिए सारे लोगों को यही डाउट था कि वो सील इस टाइम पर मानिंग के पास होगी और शायद इसीलिए ये सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और जय काय पर भी वो नजर रखने का ऑर्डर कर देता है। और फिर उसके बाद अगले ही दिन शिंग चंग मानिंग को अपने साथ एक डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मू फैन बेचारा सैड बैठा हुआ था क्योंकि उस रात उसने ड्रंक हुई मानिंग का पीछा किया था पार्किंग लॉट में और उसे नजर आ गया था कि वो और शिंग चंग दोनों एक कपल फिर से बन चुके हैं, इसीलिए उसका दिल टूटा हुआ था। उधर लिन ने लगता है कि मूव ऑन करने का फैसला कर ही लिया था। वो मू फैन से एक मुलाकात करती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे डिजाइन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहती हूँ और उसे एक ऐसी ऑफर देती है जो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। उधर डेट के टाइम पर शिंग चंग थोड़े काम से एक दफा साइड पर जाता है। जब वो मुड़ के वापस आता है तो उसे मानिंग कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। वो काफी देर तक उसे तलाश करता, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। वो डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे नजर आती है तो जाते ही बच्चों की तरह से उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं परेशान हो जाता हूँ। वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे अंकल गुआन ने बुलाया था, तुम्हारे नाना जी ने मुझे मिलना था। नाना जी उसे मिलते हैं बहुत अच्छे से और कहते हैं कि पहले नई नई बात थी, मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और उन्होंने दिल से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था अपनी बेटी के तौर पर। मानिंग एक तरफ तो बहुत खुश थी नाना जी के मान जाने से और दूसरी तरफ उसे शक भी हो रहा था कि शिंग चंग मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मेरे गायब होने पर वो इतना परेशान क्यों हो रहा था। अब वो लोग जैसे ही घर वापस लौटते हैं, मानिंग गाड़ी से निकली थी तो वो देखती है कि उसके घर से कुछ चोरी हो रहा है। शिंग चंग गाड़ी में बैठा था तो वो तुरंत ही उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। मानिंग तो उतर चुकी थी, वो उसे साथ लेता ही नहीं क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा होगा, लेकिन इतने में लिन भी उससे मिलने के लिए आ रही थी तो वो लिन से मदद मांगती है और वो दोनों अपनी गाड़ी में उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगती हैं। उधर गुंडे एक जगह पर पहुंचे हुए थे और उनके पास एक ब्रोच बॉक्स था। ये वही ब्रोच बॉक्स था जो कि शिनयान ने मरने से पहले मानिंग को दिया था और इसी के थ्रू वो उसे बेच डाल रहा था।
अब वो शिंग को मारने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर एक गाड़ी गिराकर, और ये सारा सीन लिन और मानिंग भी देख लेती है। लिन बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। उधर मानिंग तो तड़प कर रह जाती है, उसे तलाश कर रही थी, लेकिन शिंग चंग गाड़ी गिरने से पहले ही कंटेनर्स के ऊपर चढ़ चुका था। वो उसे देखते ही हक कर लेती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर सकती। बस वो दोनों इसी तरह से खड़े हुए थे और मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे कि यहाँ पर लिन को पहली दफा उन्हें देखकर जेलसी या नफरत नहीं होती, बल्कि उसने भी मन से उन्हें एक कपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। वो चुपचाप वहां से हटकर चली जाती है। अब शिंग चंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो मानिंग को सब सच बता देता है और उससे पूछता है कि क्या कोई सील या इस टाइप की कोई भी चीज शिनयान ने मरने से पहले तुम्हें दी थी। वो उसे बताती है कि उसने मरने से पहले मुझे एक ब्रोच दिया था और वो मेरे पास ही है। ये ब्रोच बॉक्स में होता था, लेकिन सुबह ही वो ब्रोच बॉक्स से नीचे गिर गया था और कमरे में कहीं गुम हो गया था। शायद इसी वजह से इस किडनैपर को सिर्फ बॉक्स मिला है, वो ब्रोच नहीं। वो मेरे पास सेफ है, मैं तुम्हें दे दूंगी। अब वो घर जाती है और वो गिरा हुआ ब्रोच एक्चुअली उसके डैड को सफाई करते हुए मिल गया था। वो वापस जाती है और उन्हें ये सारी बात बताती है और फिर उनसे वो ब्रोच लेकर वो तुरंत ही शिंग चंग को कॉल करती है। वो भी थोड़ी ही देर में उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। वो कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर बैठी हुई हूँ, वो एक्सेप्ट कर लो। वो उसके लिए एक टाई लेकर आई थी और किसी ने उसे कहा था ये बेचते हुए कि अगर ये टाई तुम अपने हाथों से एक लड़के को पहनाओ तो वो सारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। इसलिए वो खुद पहनाने लगती है, पर क्या करती, बेचारी पहली दफा टाई बांध रही थी, उसे बांधने ही भूल जाती है। तो यहाँ पर शिंग चंग स्माइल करता है और उसके बाद अपने हाथों से खुद उसके हाथ पकड़कर खुद को टाई पहनाता है कि जैसे वो सारी जिंदगी खुद भी उसके कंट्रोल में रहना चाहता हो। उधर हमें दिखाते हैं कि मानिंग के डैड भी कुछ परेशान और घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। उनका भी कोई राज था और बस इसी बात को लेकर कोई ने ब्लैकमेल कर रहा था कि ब्रोच ला दो वरना तुम्हारा राज नहीं रहेगा। और इतने में शिंग चंग भी अंदर आ जाता है। पहले तो डैड गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरी बेटी को पहले भी खतरे में डाला था, लेकिन वो उनसे माफी मांगता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं इसकी सुरक्षा करूंगा और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो उन्हें अपने बारे में भी बताता है कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। 17 साल पहले के एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी और वो अपना असली नाम भी उनको बताता है कि मेरा रियल नेम यांग ही है। और बस यही नाम सुनते ही वो घबरा जाते हैं और उनकी घबराहट कहीं ना कहीं शिंग चंग ने भी पहचान ली थी। अब वो मानिंग से उसके डैड के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो अब्रॉड में एक ट्रक ड्राइवर भी रहे थे और बस यही से ही उसने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया था। जैसे ही मानिंग बाहर जाती है तो शिंग चंग उसके डैड से पूछने लगता है कि 17 साल पहले क्या आपके ट्रक का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और बस डैड की घबराहट उनके हाथ पांव भूल जाते हैं। और यही वो पॉइंट था कि जब शिंग चंग को समझ आ जाती है कि यही वो ड्राइवर था जिसने इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था और उसी में उसके मॉम डैड इस दुनिया से चले गए थे। उसके डैड उससे बहुत माफी मांगते हैं, उसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि इस सब की सजा मेरी बेटी को ना देना। मेरी वाइफ बीमार थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, मैं मजबूर था और मुझे आज तक इस सब का पछतावा है। लेकिन शिंग चंग उनकी एक भी नहीं सुनता। उनसे कहता है कि आपने हमारी जिंदगी अपसाइड डाउन कर दी, आपको एहसास भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही उनके घर से बाहर चला जाता है। मानिंग को तो इन दोनों की लड़ाई का अंदाजा हो जाता है, लेकिन कोई वजह मालूम नहीं थी। मानिंग उसके पीछे पीछे आती है शिंग चंग को मनाने के लिए, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि मुझे तुमसे वो ब्रोच चाहिए था, वो मुझे मिल गया है और इसीलिए तो मैंने तुम्हारे सामने दोबारा से प्यार का नाटक किया था। अब फिर से मेरा काम हो गया है और तुम दोबारा से मेरे लिए यूजलेस हो और बस मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये कहते हुए वो फिर से मानिंग का दिल तोड़ देता है, पर दिल तो एक्चुअली शिंग चंग का उससे भी ज्यादा टूटा हुआ था। उधर हमें दिखाते हैं कि अंकल गुआन को भी ये सारी डिटेल्स पता थी उस ट्रक ड्राइवर के बारे में और मुफैन को भी पता था कि मानिंग के डैड एक ट्रक ड्राइवर हैं। जब वो थोड़ी बहुत रिसर्च करता है तो मुफैन को सब पता चल जाता है कि शिंग चंग के पेरेंट्स की गाड़ी का एक्सीडेंट उन्होंने ही कराया था। उसी टाइम पर नाना जी के पास उनकी दूसरी बेटी आई हुई थी और उन दोनों की आपस में काफी नोक झोंक और लड़ाई होती है। उनकी बेटी को हमेशा से शिकवा था कि आप अपनी बड़ी बेटी को मुझसे ज्यादा अधिकार देते थे, इस दुनिया से चली गई फिर भी मुझे उसकी जगह ना मिली और आज भी ऐसा हो रहा है। उसके बच्चों को आप मेरे बेटे से आगे क्यों रखते हैं। और बस इन्हीं लड़ाइयों के बीच नाना जी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराते उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। उसी समय शिंग चंग घर पर नहीं था, बल्कि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए गया हुआ था और यहाँ पर जैक आई ने काफी तैयारी की हुई थी, बहुत से शेयर्स को अपनी साइड पर कर लिया था। लेकिन शिंग चंग यहाँ पर अपनी मॉम की वो सील दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग 40% शेयर्स उसको मिलेंगे और उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। पर जैक आई इस सारी रियलिटी को मानने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारी माँ ही नहीं रही तो इस सील की क्या वैल्यू है। तुम्हारी माँ उस एक्सीडेंट के टाइम से लेकर अब तक मिसिंग है।
इतने में उसे पता चलता है कि नाना जी हॉस्पिटल में हैं, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में आंटी उसकी दुखती रग पर हाथ रखती हैं, उसकी माँ को भी बुरा भला कहती हैं और ये भी कहती हैं कि तुम हमारी फैमिली के एक इलेजिटिमेट बेटे हो। और साथ ही साथ नाना जी की डेथ की खबर भी उसे मिल जाती है। ये सारा कुछ पता चलने के बाद शिंगचैंग टूट के रह जाता है। वो सदमे में था, उसका कोई भी साथी नहीं था और वो लोग उसे कंपनी से और घर से भी बेदखल करके वहां से बाहर निकाल देते हैं। मानिंग को भी ये सारी हकीकत मुफैन के थ्रू पता चल जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि शिंगचैंग के साथ इतने बुरे हालात हो रहे हैं और उसके डैड भी सब में मुलविस है, तो वो बहुत गिल्टी फील करती है। उसे तलाश करने निकल पड़ती है। वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इन दी एंड मानिंग को पता चल जाता कि वो सैड होता है तो कहाँ जाता है। वो जाकर देखती है तो उस टाइम पर वो समुद्र में डूबने वाला था। वो अंदर जाती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। शिंगचैंग की हालत काफी खराब थी, लेकिन इन दी एंड वो बच ही जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डूब रहा था, पर किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया है। और वो कोई और नहीं बल्कि मानिंग ही थी, जो कि उठती उसका हाथ पकड़ती है और उसे समझ आ जाती है कि मेरे पास जीने की एक वजह है। शिंगचैंग का एक इकलौता खून का रिश्ता इस दुनिया में था और वो थे उसके नाना जी। वही उसे हिम्मत देते थे, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से गए तो वो अपनी सबसे डाउन फेज में पहुंच गया था। ऐसे में मानिंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो, कुछ लोगों का दिलों का रिश्ता भी होता है। उधर लिन आती है मुफैन के पास और उसे एक इंटरनेशनल कंपटीशन का टिकट देती है और इसके साथ ही वो उसे ये भी कहने लगती है कि मैं शिंगचैंग को चाहती तो थी, लेकिन अब नहीं, मैंने ओवरकम कर लिया है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि वो सिर्फ मानिंग का ही है। मैंने उन दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए जो प्यार देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ मुफैन भी उससे कहता है कि ये भी सच है कि जब मैंने मानिंग को पहली दफ़ा देखा था तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं भी अब एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर उसकी मर्जी है कि वो शिंगचैंग को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है तो जो उसने चुना, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस कभी नहीं करूँगा। शिंगचैंग आजकल बहुत डिप्रेशन में चला गया था। ना वो खाता पीता था, ना ही किसी से बात करता था। और मानिंग उसकी ऐसे में बहुत केयर करती थी, उससे बातें करती थी ताकि वो रोए, कोई बात करे, उसके दिल का बोझ हल्का हो। वो उसे सबसे मिलने के लिए भी लेकर जाती थी ताकि वो किसी तरह से अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकले। ये टाइम मानिंग के लिए काफ़ी मुश्किल था। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाते हैं कि नाना युआन को अपने कॉमिक बुक का हीरो तो बना ही लेती है, लेकिन उसने अपनी रियल लाइफ का हीरो अगर चुना था तो वो फैंग को ही चुना था। बेशक युआन दिखने में बहुत हैंडसम और बड़ा ज़बरदस्त फाइटर था, लेकिन जो रियल में उसकी परवाह करता था, उसकी केयर करता था, वो सिर्फ फैंग ही था। अभी फाइनली एक दिन आता है कि जब शिंगचैंग रो पड़ता है, दिल खोलकर अपना दर्द उसके सामने रख देता है। उससे कहता है कि मैंने इतने सारे रिश्ते खोए हैं एक एक करके कि अब मैं बहुत डर गया हूँ। मैं जिसको चाहूँगा वो मुझसे दूर चला जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। और मैं अपनी फैमिली का बनाया हुआ, इस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस भी अपने हाथ से सारा कुछ खो चुका हूँ। यहाँ पर मानिंग उसकी हिम्मत बंधाती है, उसे कहती है कि तुम एक इनक्रेडिबल पर्सन हो, तुम सारा कुछ वापस भी हासिल कर सकते हो। और ये नहीं है कि तुमने सब कुछ खोया है, तुमने बहुत कुछ पाया भी है। तुमने मुझे पाया है और तुम्हारे सच्चे साथी युआन और फैंग, तुम्हारा कजन मुफैन, सब तुम्हारे साथ तुम्हारी बैक पर खड़े हुए हैं। और तुम में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम अपनी मॉम का बनाया हुआ बिजनेस वापस हासिल कर सकते हो। ये सारा कुछ सुनने के बाद शिंगचैंग पहली दफा मानिंग को आई लव यू बोलता है। वो ये शब्द सुनकर हैरान रह जाती है। उसने इससे पहले कभी भी उसे आई लव यू नहीं बोला था। मानिंग जैसे ही ये सुनती है तो वो इमोशनल हो जाती है और वो दोनों फिर से एक कपल बन चुके थे और वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो रिंग जो शिंगचैंग हमेशा अपने हाथ में पहने रखता था, अब वो मानिंग को पहना देता है। उसने जैसे मानिंग को प्रपोज किया था अपना जीवन साथी बनने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लिन मुफैन को एक ओल्ड होम में लेकर जाती है और वहां पर एक लेडी थी व्हील चेयर पर, जिसे देखकर सारे के सारे हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उधर मानिंग के डैड एक दफा मिलने के लिए आते हैं और शिंगचैंग को सारी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हायर जरूर किया गया था तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर मैं ब्लैकमेलिंग के बावजूद अपना माइंड चेंज कर चुका था, लेकिन फिर भी बहुत देर हो गई थी। उन्होंने एक बैकअप भी रेडी किया हुआ था और प्लान बी वाला ट्रक आकर मेरी आंखों के सामने तुम्हारी गाड़ी को टकरा कर चला गया था और मैं कुछ भी नहीं कर सका था और ये पछतावा मुझे आज तक है। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही शिनयान और मानिंग के एक्सीडेंट वाले दिन भी हुआ था। एक नहीं बल्कि दो ट्रक भेजे गए थे, यानी कि स्ट्रेटेजी सेम ही थी।
उन्होंने प्लान भी रेडी किया हुआ था। वो एक ही बंदा था जिसने उसकी फैमिली को पहले खत्म किया था और बाद में शिनयान को। अब इस सब के बाद शिंगचंग अपनी कंपनी में एक धमाकेदार एंट्री करता है और उसने लीगली अपनी मम्मी के सारे शेयर्स खुद अपने नाम पर ट्रांसफर कराए हुए थे। जैक आई को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है। उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे वो लीगली चैलेंज कर ही नहीं सकता था। वो हैरान था कि आखिर इसकी मॉम के सिग्नेचर्स आए तो आए कहाँ से। साथ ही साथ उसे ये सबूत भी दिखाते हैं कि वो तुम्हारा ही असिस्टेंट था जिसने शिनयान पर अब्रॉड में अटैक कराया था। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है। मुकरने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन शिंगचैंग उसे पकड़ लेता है। उधर हमें घर में दिखाते हैं। आंटी कहती है कि मुझे LH स्टार कंपनी से कोई मतलब नहीं है, अगर है तो जुआंग मैंशन से है। इस घर में मैं किसी को कदम नहीं रखने दूंगी। उधर शिंगचैंग अब की बार पूरी तैयारी से आया था। वो कहने लगता है कि आपने मुझसे ये भी झूठ बोला था और मैं सारी हकीकत पता करा कर आया हूँ कि मैं कभी भी इलेजिटिमेट सन नहीं था। मैं जुआंग का असली और रियल बेटा हूँ। इसके साथ ही वो अपने दबंग स्टाइल में फिर से वापस आ जाता है और फिर एक पेंटिंग जो पूरी वॉल को कवर किए हुए थी उसे फाड़ देता है। एक्चुअली वहाँ पर एक गहरा समुद्र दिखाया गया था और वो ये कहता है कि अब की बार मुझे ये फोबिया बाकी नहीं रहा। मैंने बहुत कुछ खोया है और अब आप हार चुकी हैं। उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर ये पेंटिंग खड़ी की हुई थी ताकि बार बार शिंगचैंग को अपना वही फोबिया याद आए और अपना एक्सीडेंट भी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली जैक आए के असिस्टेंट को यूज किया था उसकी मॉम ने ही, और उन्होंने ही 17 साल पहले उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट कराया था और अब रिसेंटली शिनयान का भी। मानिंग के डैड ने भी उनको एक प्रूफ प्रोवाइड किया था और वो थी एक रिकॉर्डिंग की शक्ल में कि जब आंटी उनको ये सारा कुछ करने का ऑर्डर कर रही थी। इसके साथ ही उसके अंकल भी आते हैं और आंटी को एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जो कि नाना जी की थी। उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड कराया था। वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने कराया है और मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए, पर अफसोस है कि मैं तुमसे अपनी बाकी फैमिली को बचा नहीं सका। वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता था पर तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें एक एलियन समझता हूँ घर में। मैंने अपनी दोनों बेटियों में कभी फर्क नहीं किया था। शायद अब मेरे जाने के बाद तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाए। उधर जैक आए को जब अपनी मॉम की रियलिटी अपने नाना के मुंह से पता चलती है और सारे सबूत से देखता है तो वो तो हैरान ही रह जाता है। वो तो सिर्फ बढ़के मारता था लेकिन उसकी मॉम रियल में ईवल थी। अब आंटी वहां से भागने की कोशिश करती है और सीधा गार्डन में चली जाती है और गुस्से में वहां पर वो मानिंग को पकड़ लेती है और उसे हॉस्टेज बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में युआन आ जाता है जो कि फाइटर था और उसे आकर बचा लेता है। और फिर एंट्री होती है उसी ओल्ड होम वाली लेडी की जो कि एक्चुअली मेशुआन थी, शिंगचैंग की मॉम, जो मिसिंग तो जरूर हुई थी लेकिन मरी नहीं थी। उसने वापस एंट्री की थी और अपने हिस्से के शेयर भी अपने बेटे को दिला दिए थे और उसे CEO बनाया था। आंटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा था और डैड भी तुमसे प्यार करते थे पर तुम ही खुद को बाहर का समझती थी। जब हमने तुमसे कोई फर्क नहीं किया था तो आखिर तुमने ऐसा सोचा क्यों हमसे सारी जिंदगी नफरत की और इसी नफरत में खुद को जला लिया। अब शिंगचैंग अपनी माँ से मिलता है। उसे एक दफा फिर से अपना एक खून का रिश्ता मिल गया था और ये था उसका दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता। और इसके साथ ही हमें ये भी दिखाते हैं कि मो फैन और लिन की फैमिली उनकी एक ब्लाइंड डेट अरेंज करती है और वो दोनों भी कपल बनने वाले हैं। और इन दी एंड हमें ये भी दिखाते हैं कि वही गार्डन जो सालों से मुरझाया पड़ा था अब दोबारा से वहां पर फूल खिलने लगे थे। और इसके साथ ही शिंगचैंग और मानिंग की जिंदगी में भी बहार आ चुकी थी। और इतने सारे घाव झेलने और इतना सारा सस्पेंस देखने के बाद फाइनली हमारा मेन कपल अपनी लाइफ शांति से गुजार रहा होता है कि यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।